शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है जिसकी आबादी कुल 2,500-3 हजार की होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम के किनारे पर एक बड़ा सा तालाब, गांव के बीच में बरगद का पुराना वृक्ष और गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी भी कहते हैं। इस गांव में ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते लोगों से मांग कर खा लेते थे और हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहां ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव में लोग बसते गए, आबादी बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी के मंदिर में मनौती मनाते कि पुत्र हो जाए, मुकदमे में जीत जाए, लड़की की शादी हो जाए, और फिर जिसकी मनौती पूरी होती वह खुशी के मारे ठाकुर जी के पास रुपए, जेवर, अनाज आदि का ढेर लगा देता। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बारी की देख रेख और संचालन का काम करती है। प्रत्येक 3 साल के बाद एक महंत और पुजारी की नियुक्ति की जाती है। इसी गांव में रहते हैं हरिहर काका। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की तो शादियां भी हो गई। उनमें से एक पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करता है, लेकिन हरिहर काका के अपनी कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए हरिहर काका ने 2 शादियां की। लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बच्चे के उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बाई पड़ेंगे। खेती बाड़ी पर यह लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दे रखी थी कि वह हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता दे, किसी भी तरह की कोई तकलीफ उन्हें न होने दे। कुछ दिनों तक तो हरिहर काका की खूब सेवा हुई, फिर उन्हें कौन पूछने वाला था। हरिहर काका के आगे बची खुची चीज ही आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। मर्द खेतों में चले जाते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरत को पूरा करना पड़ता। ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती।
भाइयों के परिवार के प्रति उनका मोह भंग इसी समय शुरू हुआ था। और फिर एक दिन विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में काम करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव में आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, रायते, चटनी और बचके आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन में उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, इसके बहाने उन्हें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हुई। सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन उन्हें कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। उन्हें लगा कि हरिहर काका ने तो पहले ही खाना खा लिया होगा। अंत में हरिहर काका को उनके भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर दे दिया। हरिहर काका के बदन में जैसे आग सी लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक मारी। सारी बहुएं वहां पर आकर इकट्ठी हो गई। हरिहर काका गरजते हुए कहने लगे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इस घर में आती है। उसमें से 2-4 नौकर रख लूं तो आराम से जीवन बिता लूंगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरी धन पर तो तुम सब मौज करती हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। जिस वक्त यह बोल रहे थे उसी वक्त ठाकुर बारी के पुजारी जी उनके आंगन में विराजे थे। वह वार्षिक उत्सव के लिए घी और शक्कर लेने के लिए आए थे। ठाकुर बारी में लौटकर उन्होंने सारी बात महंत जी को पूरे विस्तार से बता दी। महंत जी के कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत ही शुभ महसूस हुआ। उसी समय वह ठाकुर बारी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के आंगन तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। वे घर से निकलकर खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बारी में वह उन्हें ले गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर की भक्ति में लगो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु, यह सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि तुम अपना खेत उन्हें ना दोगे, दूसरे दिन वह तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने हिस्से के खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अपनी बाकी की जिंदगी तुम ठाकुर बारी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती होगी।
भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा, तुम्हारा ही है। लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठी जा रही थी। वह सोचने लगे, ठीक ही तो कहते हैं, महंत जी कौन किसका है। 15 बीघे की खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो उन्हें कोई नहीं पूछता, अगर कुछ ना दे तो क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन याद रखेगा, सीधे सीधे खेत हड़प कर जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देने से तो बरसों तक लोग उन्हें याद करेंगे। लेकिन दूसरा विचार यह आया कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है। उनको ना देकर ठाकुर बारी को दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात करना होगा। अपनी बात को समाप्त कर महंत जी उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता था। अपनी सफलता पर महंत जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सही जगह पर वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाया जाए और हरिहर काका के आराम का इंतजाम किया जाए। हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो वह अपनी पत्नियों पर खूब बरसे और फिर एक जगह बैठकर सोचने लगे। किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो रहा था। दरअसल बहुत सारे बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी जा पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आए और कहने लगे, आज हरिहर को यहीं पर रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने की जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बारी के बाकी लोग उन्हें समझाने लगे। वहां पर उपस्थित गांव के लोगों ने भी यही कहा। एक रात ठाकुर बारी में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। आखिरकार भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए तरह तरह के व्यंजन और मिष्ठान ले गए। वैसे मिष्ठान तो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाए थे। घी में टपकती हुए मालपुए, रस बनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। पास ही बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बारी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह हरिहर काका ने जीवन में कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भारी आशंका उनके मन में चल रही थी। सोच रहे थे, 15 बीघे खेत, इसी गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के होते ही तीनों भाई दोबारा से ठाकुर बारी जा पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर वे रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगने लगे।
खून के रिश्ते की माया फैलाई हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह वापस अपने घर लौट आए, लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्हें मिला वह बहुत ही सुखद था। वह आश्चर्य में पड़ गए। घर के सभी लोग हरिहर काका की खातिरदारी और सेवा में लग गई। भाइयों की पत्नी और बहुएं सभी उनकी सेवा में हमेशा तैयार थी। हरिहर काका आराम से आंगन में पड़े रहते, जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते और वह वस्तु हाजिर हो जाती। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते हो रहा है, इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अगले दिन जंगल की आग की तरह यह सारी घटना पूरे गांव में खबर की तरह फैल गई। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि हरिहर काका को अपनी जमीन का क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, लेकिन इससे उल्टा कुछ लोग यह कहते कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय होगा। जितने मुंह उतनी बातें होती रही। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए लोग चुप नहीं रहना चाहते थे। अपने अपने तरीके से सभी लोग समाधान ढूंढ रहे थे। इधर सभी तरह की आशंकाओं से घिरे हुए हरिहर काका के भाई हरिहर काका से निवेदन करने लगे कि वह अपनी जमीन उन्हें लिख दे, उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में काफी विचार किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी वह किसी और को नहीं बनाएंगे, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। अपने गांव के इलाके में कुछ लोग ऐसे भी उन्हें याद आए, जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को या किसी अन्य को लिख दी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को वे समझ सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जीते जी किसी को अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मैं मर जाऊंगा तो अपने आप ही मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। जमीन लेकर मैं जाऊंगा तो नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या आवश्यकता है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की तह में रहने लगे, जहाँ कहीं एकांत में भी उन्हें मिलते तो कहते, देरी मत करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, चलकर ठाकुर जी के नाम अपनी जमीन कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में आराम से रहना। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए देवलोक से विमान आएंगे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना ही ना कहते। ना कहकर वह महंत जी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाइयों के परिवार से जो सुख और सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही थी, और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं था, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, पर समय बीतने के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। दाल में फंसी हुई चिड़िया कहीं उड़ ना जाए। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है।
एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार की मोह माया के बंधन में वह फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में हरिहर का अपहरण करके जबरदस्ती उसे लिखवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं ही राजी हो जाएगा। असल में महंत जी लड़ाकू और दबंग किस्म के आदमी थे। उन्होंने हरिहर का अपहरण करने की योजना बना ली। अपनी योजना को पूरा करने के लिए वे जी जान से जुट गए। हालांकि इस बात के बारे में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। आधी रात के आसपास ठाकुर बारी के कुछ सेवक हाथों में हथियार लिए हुए हरिहर काका के आंगन में आदम के। हरिहर काका के भाई इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, आक्रमणकारी हरिहर काका को अपनी पीठ पर लाद कर वहां से चंपत हो गए। गांव में किसी ने भी ऐसी घटना ना देखी और ना ही सुनी। सारा गांव जाग गया। सभी लोग हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत जी का काम है। वे दल बल के साथ ठाकुर बारी जा पहुँचे, लेकिन वहाँ पर खामोशी और शांति नजर आई। उन्हें लगा यह काम महंत जी का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। वह अब फिरौती के रूप में मोटी रकम वसूल करेंगे। कि तभी ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की आवाजें आने लगी। आवाज धीमी थी, लेकिन सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका अंदर ही है। अब क्या था, वे सभी ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे कि तभी ठाकुर बारी के अंदर से गोलियां चलने लगी। सभी लोग घबराकर वहां से भागे। हरिहर काका के भाई उसी समय थाने जा पहुंचे। इधर ठाकुर बारी के अंदर महंत जी और उनके कुछ विश्वसनीय आदमी मौजूद थे, जो शादी और लिखे हुए कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत जी के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस प्रकार का काम करेंगे। जिस महंत को वह आदर और श्रद्धा से देखते थे, उन्हें वह अब दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब उन्हें अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। महंत जी उन्हें समझा रहे थे, हरिहर तुम्हारे भले के लिए ही यह सब हो रहा है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए बस यही एक रास्ता था। एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुँचे। पुलिस ने ठाकुर बारी को घेर लिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वह पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो भी भीतर से हमले होंगे और ठाकुर बारी के अंदर के लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद उन्होंने पुलिस को आते हुए देख लिया था।
सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह कर ठाकुर बारी के फाटक खोलने का और आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। सुबह तड़के एक साधु ने ठाकुर बारी का पाट खोला। पुलिस इंचार्ज ने साधु के पास जाकर हरिहर काका और ठाकुर बारी के महंत और पुजारी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने उसे कई बार समझाया, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन वह हर बार बस एक ही बात कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त में पुलिस के पास मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाने का हुनर होता है, लेकिन उस साधु को देखकर पुलिस इंचार्ज कुछ ना कर सका। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन सभी कमरों को देखने के बाद भी हरिहर काका वहां पर ना मिले। बस उस अकेले साधु के अलावा ठाकुर बारी में कोई नहीं था। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुख के कारण आश्चर्य में गिरे हुए थे। ठाकुर बारी के महंत और बाकी लोग हरिहर काका को कहां लेकर भाग गए, अब क्या होगा? वे सोचने लगे। काफी पैसा खर्च करने के बाद पुलिस को साथ में लाए थे। पुलिस के आने के बाद वह गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा था कि अब वह भाई को आसानी से घर ले जाएंगे और महंत और पुजारी को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी तो ले ली गई। बाद में एक कमरा ऐसा था जिसके बाहर बड़ा सा ताला लगा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई वहीं पर इकट्ठा हो गए। उस कमरे की चाबी मांगी गई तो साधु ने साफ मना कर दिया कि चाबी मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है तो उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस हालत में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उसी वक्त अगर महंत, पुजारी या कोई दूसरा साधु वहां पर होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पैरों को बांधा गया था। उनके मुंह में भी एक कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए, पैरों से दरवाजा को धक्का लगा रहे थे। काका को बंधन मुक्त किया गया। उनके मुंह से कपड़ा निकल गया। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और बाकी कई लोगों का पर्दाफाश करना शुरू किया। कहने लगे, वे साधु नहीं, डाकू है, हत्यारे और कसाई हैं। मुझे यहाँ कमरे में बंद करके वह गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई कागजों पर मुझे जबरन अंगूठे लगवाए। हरिहर काका ने बहुत देर तक अपना बयान दर्ज करवाया। उसके बाद हरिहर काका वापस अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दलान में नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया, किसी बहुत ही कीमती चीज की तरह छुपाकर उनकी सुरक्षा के लिए। रिश्ते नाते में जितने भी सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियारों से लैस लोग हमेशा 24 घंटे उनका पहरा देने लगे।
अगर किसी आवश्यक कार्य से काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 आदमी हमेशा उनके साथ रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर उनको सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते। इधर ठाकुर बारी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बारी में आ रहे थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने ठाकुर बारी की ओर जाना बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव 2 वर्गों में बट गया। हरिहर काका अब महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक जो आदर और सम्मान, उसे सुरक्षा जो उन्हें दे रहे हैं, उसकी वजह भाइयों का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वह उनको पूछते तक नहीं। साथ ही साथ वह महंत जी की भी सच्चाई जान गए थे कि ठाकुर जी के नाम पर वह कैसे अपना धंधा चला रहा है। उसे धर्मार्थ और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। वह तो अपने फायदे के लिए साधु बनकर ढंग कर रहा है। इसीलिए हरिहर काका ने अब मन ही मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह महंत को अपने आसपास भटकने भी नहीं देंगे। साथ ही साथ अपने जिंदा रहते जायदाद अपने भाइयों के नाम पर नहीं लिखेंगे, वरना कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बीते नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि वह अपनी जायदाद भतीजों के नाम लिख दे। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक महंत उन पर घात लगाए बैठा रहेगा। सिर पर मंडरा रहे इस खतरे से मुक्ति पाने का बस यही एकमात्र रास्ता है। सुबह दोपहर शाम रात दिन बस यही चर्चा होती, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को अपने आप ही मिल जाएगी, इसीलिए लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो निशान जबरदस्ती लगवाए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा तो हमने कर ही दिया है। भाई समझाते समझाते हार गए, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। लेकिन काका इस रास्ते पर भी राजी नहीं हुए। साफ साफ कह देते कि अपने जिंदा रहते मैं नहीं लिखूंगा। एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत उसके आदमियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही सगे भाई जो उनकी सेवा सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न अंग समझते थे, जो उनकी नींद से ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर हरिहर काका के सामने खड़े हो गए। कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठी के निशाना बनाते चलो, वरना मार मार कर यही घर के अंदर ही गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं हो पाएगी। हरिहर काका ने सोच लिया था कि यह सब एक ही बार में उन्हें मार दे, वही ठीक है। लेकिन अपनी जमीन लिखकर वे रोज रोज नहीं मरना चाहते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहने लगे, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी अपनी जमीन तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बारी के महंत से कुछ अलग नहीं हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे हंस कर लिखो या रोकर।
हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। छुड़वाने की कोशिश में वह हरिहर काका को मारने लगे। अकेले हरिहर इतने सारे लोगों से लड़ने में सक्षम नहीं था, और फिर हरिहर काका जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब भाइयों को होश आया कि उन्हें पहले मुंह बंद करना चाहिए था। उन्होंने उसी क्षण पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। आस पड़ोस के लोग आंगन में जुटने लगे थे। ठाकुर बारी से जुड़े कुछ लोगों ने यह खबर महंत जी तक पहुंचा दी। महंत जी ने पूरी फुर्ती दिखाई और पुलिस के साथ वहां पर आ धमके। पुलिस के आने के बाद घर की तलाशी शुरू हुई और फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बारी में उन्हें बरामद किया गया था। रस्सियां खोलने के बाद और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही जुल्म और अत्याचार किया। वे जबरन कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले रहे थे। उन्हें खूब मारा पीटा गया, यहाँ तक कि अगर थोड़ी देर तक पुलिस न आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका को काफी चोटें आई थी। वह बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था। अचानक गिरकर वह बेहोश हो गए। मुंह पर पानी के छींटे लगाकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत हो गए थे। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए 4 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। हालांकि इसके लिए उनके भाई और महंत जी की ओर से काफी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को यह चिंता थी कि हरिहर अकेले यहीं पर रहे तो कहीं पर जमीन महंत के नाम ना लिखें, और महंत जी को यह चिंता थी कि अकेले और असुरक्षित हरिहर काका कहीं अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम ना कर दे। हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग की, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के 4 जवान हमेशा अपने हाथ रहने लगे। गांव के एक नेताजी जो यह चाहते थे कि हरिहर काका अपनी जमीन गांव में एक विद्यालय खोलने के लिए दान में दे दे। उस विद्यालय का नाम हरिहर उच्च विद्यालय रखा जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो इसका भी कोई असर ना हुआ। नेताजी निराश होकर लौट गए। अब तो पूरे गांव में बस इसी बात पर चर्चा होने लगी कि हरिहर काका अपनी जमीन किसको देंगे। गांव में कई तरह की अफवाह उड़ने लगी। एक खबर यह आई कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात को लेकर दुखी हैं कि उन्होंने अंगूठे के निशान लेने के बाद काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया। दूसरी खबर यह आई कि हरिहर काका मरेंगे तो उनके दाह संस्कार के लिए महंत और हरिहर काका के भाइयों के बीच में खूब झगड़ा होगा। तीसरी खबर आई कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू उत्तम सिंह से उन लोगों की बातचीत पक्की हो गई है। चौथी खबर यह भी आती है कि महंत जी ने यह फैसला किया है
कि हरिहर की मृत्यु के बाद वह इलाके के सभी साधु संतों और महंतों की एक सभा बुलाएंगे। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल बनता गया, लेकिन हरिहर काका अब अपने निर्णय पर अड़िग हो चुके थे। उन्होंने ना तो महंत के नाम जमीन लिखी और ना ही अपने भाइयों को दी। उन्होंने अपने भाइयों से अलग अपना एक मकान बनवाया और उसमें आराम से रहने लगे। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उन्हें बनाता और खिलाता। उनके हिस्से की जमीन की जितनी भी फसल होती थी वह उसे बेचकर आराम से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन वह किसी से बात ना करते थे, मानो वह गूंगेपन का शिकार हो गए हो। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं थी। पुलिस के जवान हर समय हरिहर काका के मकान के बाहर पहरा देते रहते और हरिहर काका अपना शेष जीवन अपने मकान में ही रहकर प्रभु भक्ति में बिताने लगे।